नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, रैखिकता परतंत्र और रैखिकता स्वतंत्र ऑफ सदिश, सदिशों का रैखिकता परतंत्रता और स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अलजेब्रा वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस इससे आते हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो रेफरेंस बुक है हमारी एसके पाठक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। शो दैट द सबसेट ऑफ r स्क्वायर 1011 डिग्री, मतलब यदि कोई उपसमुच्चय है 1011 तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या इसकी कंडीशन है, ये सब हम अभी सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट अ सबसेट ऑफ R3 3 4 -1 1 2 0 1 0 -1 लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब इसे बताना है रैखिकता परतंत्र। तो परतंत्र की क्या कंडीशन होती है, हमें कैसे उसे पहचानना है, तो ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लें कि लीनियरली डिपेंडेंस क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंस क्या होता है, तो देखिए लीनियरली डिपेंडेंस का मतलब होता है रैखिकता परतंत्रता। हिंदी में बात करें तो रैखिकता परतंत्र। तो रैखिकता परतंत्रता का मतलब होता है परतंत्रता कोई सेट है हमारे पास, जैसे कोई R के हमने एक सबसेट लिया, तो सेट की सबसेट लिया, उसमें कोई एलिमेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं 1 0 0 1 1। इसे हमें क्या बता रहे हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में लिया हुआ है इस टाइप्स का कि उसे हमें स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों सॉल्व करनी है। तो इसकी जो कंडीशन होती है, इसका जो फार्मूला है हमारा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 प्लस डेल्टा डैश an अल्फा n is equal to 0. So this is a linearly dependence of a1 alpha 1 a2 alpha 2 a3 alpha 3 and alpha n. तो यहाँ जो a1 a2 a3 है, a1 a2 a3 this is a scalar product। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये बिलोंग करते हैं फील्ड F में। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 ये बिलोंग करते हैं हमारे R के, या हम इसे VFD बोल सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से। तो ये दोनों के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 कह सकते हैं, ठीक है। अब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 डेल्टा an अल्फा n ये लीनियरली डिपेंडेंस की बेसिक प्रॉपर्टी है। और हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट है, इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट है a1 a2 and a3, ये a1 is equal to a2 a3 does not equal to 0। ये तीनों जो वैल्यू है ये क्या नहीं होना चाहिए, does not equal to 0, ठीक है। हम कहें कि a1 does not equal to 0, a2 does not equal to 0 and a3 does not equal to 0। मतलब कहने का ये मतलब है कि a1 a2 a3 में यदि दो की वैल्यू अगर 0 हो जाती है और एक की वैल्यू अगर समथिंग -1 -2 आती है, तो भी हम उस जो सबसेट है हमारा उसे हम कहेंगे कि यह जो समुच्चय है वो रैखिकता है परतंत्र है। सपोज मैं कहूं यहाँ a1 is equal to 1 है, a2 is equal to 3 है, ठीक है, और a3 is equal to 0, ठीक है, तो भी हम कहेंगे रैखिकता है क्या है, परतंत्र है। यदि ऐसा हुआ a1 is equal to 0, a2 is equal to 0 and a3 is equal to -1, तो भी हम कहेंगे कि द
जो हमारा उप समुच्चय है या सबसेट है वो रैखिक है, लीनियरली डिपेंडेंस कहलाएगा। बात आई समझ में? मतलब सीधी सी बात ये है कि a1 is equal to a2 is equal to a3 does not equal to 0। मतलब तीनों की जो वैल्यू है a2 a3 ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब कुछ न कुछ इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने समझा रैखिकता परतंत्रता। ठीक है, अब हम समझेंगे रैखिकता स्वतंत्रता। देखिए रैखिकता स्वतंत्रता में जो एक फिर हमने एक सेट ले लेंगे, सबसेट आरपी लिया हमने, इसी को आप बताओगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंस की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कंडीशन है। तो हम यहां से देख रहे हैं इंडिपेंडेंस। तो फॉर्मूला सेम जो हमने लीनियरली डिपेंडेंट के लिए लिया था, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली वहां जो था a1 a2 और a3 की जो वैल्यू थी डज नॉट इक्वल टू 0 थी। यहां जो स्केलर प्रोडक्ट है a1 a2 a3 सभी की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सभी की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे कि जो हमारा उप समुच्चय है वह रैखिकता स्वतंत्र है। तो अभी मैंने बताया कि a1 a2 a3 जो है स्केलर प्रोडक्ट है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू E। ठीक है, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड a1 a2 a3 स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अभी हमने समझा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, रैखिकता स्वतंत्रता और रैखिकता परतंत्रता। तो इससे रिलेटेड हम ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को सॉल्व कर रहे हैं ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो सपोज आर के या आर स्क्वायर, उधर टू वेक्टर्स ये थे, हमने टू ले लिया, सबसेट लिया 1 0 एंड 1 1। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म में L डॉट I मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट फाई। तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कितने 2 है, 1 एंड 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए आप, a1 1 0 प्लस a2 1 1 इज इक्वल टू 0 3। ठीक है, तो a1 मल्टीप्लाई 1 में a2 1, तो a1 प्लस a2 a1 into 0 प्लस a2 into 1। ठीक है, अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम, ये एक और स्टेप लिख लीजिए आप, a1 प्लस a2 एंड 0 मींस a2। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये a2 इज इक्वल टू 0 तो कंप्लीटली हमें मिल गया है। a2 की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो a1 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू हम a2 की पुट करेंगे 0, तो a1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी कंडीशन थी कि जब भी हमें लीनियरली
स्वतंत्रता बताना है या लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है किसी सबसेट को, तो a1 a2 जो स्केलर प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट है हमारा R स्क्वायर 1011, दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। अब हम बात करें लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ जो हमने जो हमारा सबसेट है R3 is equal to R3 3 4 minus 1 1 2 0 1 0 minus 1, ठीक है। तो दिस इज ए लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट प्रॉपर्टी से क्या लिखते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस an अल्फा इज इक्वल टू 0। अब a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3, यहाँ पे हमें जो वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हमारे पास, 3 1 2 3, मींस अल्फा 1 इज इक्वल टू 3 4 minus 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 2 0 and alpha 3 is equal to 1 0 minus 1। क्लियरली अब हम जो है वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो a1 अल्फा 1 3 4 minus 1, a2 1 2 0 plus a3 1 0 minus 1 is equal to 0। ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा, तो उसे हम 0 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इधर 3a1 प्लस सभी की फर्स्ट टर्म लिखना है आपको, ठीक है, 3a1 प्लस a2 प्लस a3, फिर सेकंड टर्म सभी की 4a1 प्लस 2a2 प्लस 0 a3, थर्ड टर्म माइनस a1 प्लस 0 a2 माइनस a3। अब हम कंपैरिजन कर लें, मतलब या तो इक्वेशन फॉर्म में लिख लें इसे, तो इक्वेशन फॉर्म में हम यहाँ लिखते हैं इसे, देखिए 3a1 प्लस a2 3a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, 4a1 plus 2a2 plus 0, a3 is equal to 0, and minus a1 plus 0 a2 minus a3 is equal to 0। चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 सेकंड एंड थर्ड नाम दे सकते हैं। अब देखिए इसमें हम जो है चाहो तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। a1 a2 और a3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, तभी हम चेक कर पाएंगे कि जो हमारा सबसेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड लेते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसमें a1 सेकंड वैल्यू जो होती है माइनस में a2 एंड a3, ठीक है। तो जो a1 आपने जो फर्स्ट कॉलम उसको हाइड करना है आपको, और a2 का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, a3 का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो 1 into 0
A3 का ऑप्शन 1, A2 का 2 है, तो बीच में क्या आता है माइनस आता है, तो -1 into 2। फिर जो बीच वाली वैल्यू होती है मिडिल, उसे हम माइनस लेते हैं, तो माइनस, अब सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो A1 का ऑप्शन क्या है 3 into 0 minus 4 into 1, ठीक है, 4 into 1, A3 का ऑप्शन 1। अब A3 पर आए हम, A3 को हाइड कीजिए, मतलब कॉलम C3 को, तो 3 into 2 मतलब 3 into 2 minus 4 into 1। तो सॉल्व कीजिए इसे A1, ये होगा आपका -2, 0 -2 -2 minus A2, 0 minus 4 -4, A3 6 minus 4 plus 2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब चाहो तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन में, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2A1 upon 2, 2A2 upon 4, A3 2A3 upon 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 4, ठीक है, तो A1 upon 1 minus 2 है, ठीक है, -1, A2 upon 2 and A3 upon 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू k, मान लीजिए k की वैल्यू अगर 1 है तो हम कह सकते हैं A1 इज इक्वल टू -1, A2 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 लेकर, ठीक है, k की वैल्यू 1 लेकर आप A1 -1 A2 2 A3, अब ये आप चेक कीजिए कि जो A1 A2 की जो वैल्यू आई है या A3 की वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये जो 0 अगर आ रहा है तो जो हमारी जो वैल्यूज निकली है तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, तो ये -3 हो जाता है। A2 की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और A3 की वैल्यू क्या है मतलब 1 है, तो हम कह सकते हैं 2 1 3 मतलब -3 + 3 मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखेंगे तो वो सेटिस्फाई इसको करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट में A1 A2 और A3 की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, कुछ ना कुछ मतलब ये होता है कि 1 2 3 -1 -2, अगर कोई एक ही वैल्यू आ रही है और बाकी की 0 आ रही है तो भी हम उसे लीनियरली डिपेंडेंट ही कहेंगे। तो देखिए आज आपने समझा लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किस तरीके से इसके मैथ सॉल्व करते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।